हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे और पढ़ेंगे लीनियर मैपिंग या फिर लीनियर फंक्शन। ठीक है, सो लीनियर फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लीनियर फंक्शन जो है वो रियल में किस तरह से होते थे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जहाँ पे एक्स जो है रियल का है और ये जो ए बी कॉन्स्टेंट है ये भी रियल के हैं। ठीक है, सो ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट भी रियल के थे और x जो वेरिएबल है वो भी रियल का है। अब जो लीनियर फंक्शन है रियल के केस में ax प्लस बी ये किस चीज को डिनोट करता है, एक लाइन को डिनोट करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये लीनियर फंक्शन है रियल के केस में तो इसी तरह का लीनियर फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स के केस में। ठीक है, सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी। जिस तरह से लीनियर फंक्शन जो है रियल के केस में होता है उसी तरह से लीनियर फंक्शन कॉम्प्लेक्स के केस में होता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ए और बी कांस्टेंट हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स के सेट से बिलोंग करते हैं और जो ये वेरिएबल जेड है ये भी कहाँ का है, कॉम्प्लेक्स का है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ए एक्स प्लस बी ये एक लाइन को दिखाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पर ए जेड प्लस बी किसी लाइन को नहीं दिखाता। ए जेड प्लस बी के अंदर बहुत सारे अलग अलग मैपिंग हो रही हैं। ओके, सो उन्हीं मैपिंग को हम आज पढ़ेंगे अंडर लीनियर मैपिंग। ठीक है, सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी को डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। सो बेसिकली लीनियर मैपिंग जो है तीन मैपिंग की वजह से बना हुआ है। ठीक है, ए जेड प्लस बी के अंदर तीन चीजें हो रही हैं। नंबर वन ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को हम पढ़ेंगे इस लीनियर मैपिंग के अंदर। सो पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज ट्रांसलेशन? तो ट्रांसलेशन का मतलब है कि मान लीजिए मैंने एक फंक्शन पकड़ लिया टी जेड मतलब ट्रांसलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो विच इज इक्वल्स टू जेड प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो b है वो रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स है तो रियल तो जाहिर सी बात है। सो व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन टी जेड इज अ मैपिंग विच इज इक्वल्स टू जेड प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये जो है x प्लस आइटा y के रूप का है। ठीक है, और b भी मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये अपना वेरिएबल है और b मान लीजिए कोई कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए इट इज x नॉट प्लस आइटा y नॉट। ठीक है, तो जो नेट मैपिंग आ रही है, जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, x प्लस एक्स नॉट यानी कि रियल को रियल के अंदर जोड़ूंगी मैं, प्लस आइटा y प्लस वाई नॉट। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमारे पास पहले z था। ठीक है, और अंडर ट्रांसलेशन हमने उसमें क्या किया, b को ऐड किया। ठीक है, तो अंडर ट्रांसलेशन क्या हुआ, सो जो पॉइंट पहले z पर था अब वो कहाँ चला जाएगा, z प्लस b पर चला जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि जो पहले x कॉमा y पर था जो पॉइंट वो कहाँ चला जाएगा, x प्लस एक्स नॉट वाई प्लस वाई नॉट पे चला जाएगा, यानी कि x नॉट वाई नॉट से यानी कि b से वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सो हमारे पास चार पॉइंट्स हैं, 1 आइटा, 2 आइटा, 2 आइटा, 1 2 आइटा। ठीक है, ये एक स्क्वायर का शेप है और इस स्क्वायर के शेप पर हम एक ट्रांसलेशन लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इन पे जो पॉइंट्स है इन पे कोई भी एक जनरल पॉइंट लेते हैं जिसको z से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक ट्रांसलेशन मैपिंग लेते हैं टी जेड इज इक्वल टू जेड प्लस b है यहाँ पे 2 माइनस आइटा। ठीक है, सो z प्लस 2 माइनस आइटा, तो हम हर एक पॉइंट में जो है 2 माइनस आइटा को जोड़ के देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो करना क्या है कि रियल को रियल पार्ट में ऐड करना है और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड करना है। सो पहला पॉइंट 1 प्लस 2 कितना जाएगा, 3, और आइटा माइनस आइटा 0, तो यानी ये 3,0 वाला पॉइंट है। सो 3,0 मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा पहला पॉइंट। सेकेंड है 2 आइटा, 2 आइटा यानी कि 2 प्लस 2 4 और आइटा आइटा 0 यानी कि 4 0। नेक्स्ट है 1 2 आइटा यानी कि 3
और 2 आइटा माइनस आइटा इज आइटा, सो यानी कि 3 और आइटा। और नेक्स्ट है 2 आइटा यानी कि 4 और आइटा। ठीक है, अब बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ऑब्वियसली शेप में डिफरेंस आ गया है, लेकिन वो इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे स्केल थोड़ा सा बड़ा हो गया है। लेकिन होगा क्या कि ये जो स्क्वायर है ये अपनी जगह से हिलकर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में होता क्या है, देखिए हमें ये चीज़ पता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो है ग्राफ नहीं बना सकते, इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स मैपिंग करते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। ठीक है, तो ये मेरा जेड प्लेन है, जेड प्लेन, और ये मेरा डब्ल्यू प्लेन है, यानी कि इमेज वाला प्लेन है। और इसके बीच में मैंने एक मैपिंग लगाई, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन मैपिंग कह रहे हैं, टी जेड विच इज इक्वल टू जेड प्लस 2 माइनस आइटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो शेप है वो ज्यों के त्यों उठकर जो है दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि ट्रांसलेट हो जाएगा, लेकिन वो जो शेप है वो ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। ठीक है, यानी कि ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो शेप है ना, इसके शेप पे कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो स्क्वायर है वो उसका शेप कुछ अलग नहीं हो जाएगा, मतलब रेक्टेंगल नहीं हो जाएगा, ट्रायंगल नहीं हो जाएगा, उसके शेप में डिस्टॉर्शन नहीं आएगा बेसिकली। दूसरी बात ये कि ना ये मैग्नीफाई होगा ना ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये सिर्फ अपनी जगह से हिला है, तो इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो ये प्लस बी है ना, ये ट्रांसलेशन का काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रोटेशन की। सो रोटेशन का जो मैपिंग है वो इस तरह से दिखाया जाता है, विच इज इक्वल्स टू आर जेड, यानी कि रोटेशन ऑफ जेड विच इज इक्वल्स टू ए जेड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, इस पे एक कंडीशन है कि जो ए का मॉड है, ए का मॉड इज 1। ऑब्वियसली यहाँ पे ए बी और जेड हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ए का जो मॉड है वो 1 है। ठीक है, अब ये जो ए जेड है ये किस तरह से रोटेशन को दिखाता है, देखिए पहली बात कि जेड इज इक्वल टू वॉट, अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूँ, सो जेड इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आइटा थीटा, जहाँ पे थीटा उसका आर्ग्यूमेंट है और आर उसका मॉड्यूलस है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, सो मान लीजिए जेड यहाँ पर है और जेड का ओरिजिन से लेकर ये जो डिस्टेंस है ये आर है, और थीटा यानी कि इसने जो है इस रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया वो थीटा है। ठीक है, अब ए की बात करते हैं, तो ए भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी जो है आर ई टू द पावर आइटा थीटा के रूप में लिखा जा सकता है, पोलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इसका आर जो है 1 है। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू ई टू द पावर, मान लीजिए कोई दूसरा एंगल है आइटा अल्फा। ठीक है, लेकिन इसका मॉड्यूलस कितना है, आर का वैल्यू 1 है। तो जब आप ए और जेड को मल्टीप्लाई करते हो, ए जेड करते हो, तो क्या हो जाएगा, ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो आर इंटू 1 इज आर, और ई टू द पावर आइटा थीटा इंटू ई टू द पावर आइटा अल्फा क्या हो जाएगा, पावर्स जुड़ जाएंगी, यानी कि आइटा आ जाएगा कॉमन, सो अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, सो ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, देखिए ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला ए जेड, जिसका मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू आर है और एंगल आर्गुमेंट कितना है, अल्फा प्लस थीटा है। ठीक है, सो पहले ये जो जेड था ये थीटा पर था, लेकिन ये रोटेशन के बाद किधर चला गया, इसमें अल्फा एंगल ऐड हो गया, तो इसका थीटा जो है थीटा से थीटा प्लस अल्फा हो गया है। ठीक है, सो जब आप इस ए से इस जेड को मल्टीप्लाई करते हो तो आर तो सेम रहता है, सिर्फ होता क्या है कि ये जो है थीटा से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये है अल्फा, अल्फा इसमें ऐड हुआ, ये पूरा आपका क्या है, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि अल्फा कैसा है। अगर देखिए अल्फा अगर पॉजिटिव है, अल्फा अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इसमें ऐड होगा और आपका जो वेक्टर या फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर
आपका अल्फा निगेटिव होता है। अगर अल्फा निगेटिव होगा तो ऑब्वियसली थीटा में से अल्फा माइनस होगा और आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, सो रोटेशन का भी एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ऑब्वियसली हमें जो है जब भी फंक्शंस को समझना है तो आपके पास दो प्लेन होने ज़रूरी हैं, एक आपका जेड प्लेन और एक आपका डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, और हमने इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन फिर से कहती हूँ कि जेड प्लेन में हम कुछ भी सेट ऑफ पॉइंट्स लेते हैं, कोई शेप लेते हैं, जैसे कि पिछले वाले केस में हमने स्क्वायर लिया। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक लाइन लेते हैं। ठीक है, तो लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 0। इसको मैंने लाइन क्यों कहा, देखिए y इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि z किसके बराबर होगा, x प्लस आइटा y, लेकिन y कितना है 0, यानी कि z किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, सो x के बराबर है, यानी कि ये ऐसा सेट ऑफ पॉइंट है कि जिसका y एक्सिस में जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, यानी कि ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे सिर्फ x वाले पॉइंट्स आते हैं और y कितना है, 0 है। अब ये जो है एक तरह का सेट ऑफ पॉइंट्स है, यानी कि हमारा s है, और हमें ये देखना है कि जब मैं इस s को, इस z को 1/√2 प्लस 1/√2 आइटा से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इस लाइन पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, देखिए 1/√2 प्लस 1/√2 आइटा को अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, सो पोलर फॉर्म में लिखूँ तो क्या है ये चीज़, आप इजीली निकाल सकते हो। दिस इज e⁻ आइटा π/4। ठीक है, 1/√2 प्लस 1/√2 का जो मॉड होता है वो 1 होता है, और 1/√2 अपॉन 1/√2 यानी 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4। सो e⁻ आइटा π/4 ये अपना z है। और हमारा a कितना है यहाँ पे, ये तो z है, a कितना है यहाँ पे, a इज इक्वल टू ये है x। ठीक है, तो अगर मैं इसको पोलर फॉर्म के रूप में लिखूँ, मान लीजिए इसका जो मॉड्यूलस है वो r है, सो यहाँ पे a कितना होगा, देखिए a किसके बराबर होगा, इसका r हमने ये पकड़ा है, सो r, और e⁻ एंगल कितना है इसका, देखिए x प्लस आइटा y, y कितना है 0 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 0 अपॉन x है, तो tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, तो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा इस केस में है 0। ठीक है, यानी कि a किसके बराबर है, r के बराबर है। ओके, तो जब आप a और z को मल्टीप्लाई करते हो तो a z किसके बराबर आता है, r e⁻ आइटा π/4। इसका मतलब ये है कि इसका r तो उतना ही रहने वाला है, लेकिन इसका एंगल चेंज हो जाएगा, आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा, कितने से, π/4 से। तो जो लाइन पहले 0 एंगल पे थी, अब वो जो लाइन है वो 0 प्लस π/4 पे चली जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो पहले जो लाइन 0 एंगल पे थी वो 0 प्लस π/4 वाले एंगल पे चली गई है। ठीक है, इसी को रोटेशन कहते हैं। सो रोटेशन किस तरह से होता है, आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ भी देखेंगे, अगर मॉड 1 नहीं होता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, वो इसको डिस्कस करने के बाद देखते हैं। ओके, सेकेंड है, थर्ड है मैग्नीफिकेशन। सो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्म है वो भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि मान लीजिए मैग्नीफिकेशन की जो मैपिंग है उसको mz से डिनोट करती हूँ, और mz इज इक्वल टू az, लेकिन इस केस में जो a है वो एक रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे a एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेकिन यहाँ पे a क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर है तभी आप कह सकते हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 है। ठीक है, सो a इज पॉजिटिव नंबर। तो इसमें होगा क्या कि देखिए फिर से बात करती हूँ z की पोलर फॉर्म, सो a इज इक्वल टू r e⁻ आइटा थीटा। ठीक है, तो जब आप इस a को इस z को a से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, a r e⁻ आइटा थीटा। और देखिए r क्या है, एक रियल नंबर है, a भी रियल नंबर है, तो ये a r अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और e⁻ आइटा थीटा विच इज इक्वल टू az, यानी कि az एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसका मॉड कितना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ar है, और एंगल
उसका आर्गुमेंट सेम है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है आपको। तो मान लीजिए आपका ये z था, ठीक है, जिसका पहले r इतना था, इसका थीटा इतना था, ठीक है, और जब आपने इसको a से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो मॉड है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इतना हो गया। ये पूरा कितना है, AR है, लेकिन थीटा सेम रहा। ठीक है, सो ये आपका है z और ये आपका है mz। लेकिन हमेशा यही नहीं है, यहाँ पे मैंने जो है AR को बड़ा दिखाया है। ये भी हो सकता है कि AR छोटा हो जाए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, सो ये डिपेंड करेगा कि A का वैल्यू कैसा है। सो ऑब्वियसली अगर A का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, सो अगर A जो है 0 और 1 के बीच का है तो आपका जो mz है वो क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर A स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, आपका मैग्नीफाई करेगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। और A अगर 1 हो जाए तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, सो नहीं, अगर A जो है 1 हो जाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि आप z को जो है किसी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो z इंटू 1 इज इक्वल टू z। ठीक है, यहाँ पे मॉड A था 1। ठीक है, फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है 2 है। मॉड z इज इक्वल टू 2 का मतलब समझिए आप, यानी कि वो सारे पॉइंट्स जिसका मॉड कितना है, 2 है। ठीक है, सो ये 2 है मान लीजिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप एक सर्कल बनाते हो 2 रेडियस का, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनका मॉड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2, यानी कि ये एक सर्कल है। ठीक है, ओके, सो हमें क्या करना है, mz दिखाती हूँ मैं। सो m ऑफ z इज इक्वल टू मान लीजिए 3z। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 है ये क्या है, ये एक रियल नंबर है। 3 इज रियल नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये 3 इस z को क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा। कितने से मैग्नीफाई करेगा, 3 से मैग्नीफाई करेगा। इसने यहाँ पे कितने से मैग्नीफाई किया था, a से किया था। ठीक है, एंगल सेम रहेगा, यानी कि अगर मैं इसको z पॉइंट लेती हूँ और ये थीटा है, तो पहले ये कितना था, 2 था। अब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 इज 6 हो जाएगा। यानी कि अब ये जो पॉइंट है वो इसकी रेडियस हो जाएगी 6, लेकिन एंगल कितना रहेगा, सेम रहेगा, थीटा जितना। उसी तरह से ऐसा दूसरा z भी है, ऐसा दूसरा z है यहाँ पे, जिसका एंगल कुछ मान लीजिए थीटा डैश है, लेकिन इसका r कितना है, 2 है। तो ये मैग्नीफाई कर देगा उसको, तो 2 इंटू 3 इज 6। तो यानी कि ये भी 6 हो जाएगा, उसका रेडियस भी 6 हो जाएगा, लेकिन एंगल वही रहेगा, थीटा डैश। तो आपका जो सर्कल है उसका साइज हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि मैग्निफिकेशन के केस में शेप का डिस्टॉर्शन नहीं होता, लेकिन शेप का साइज बढ़ता है। ठीक है, उसी तरह से रोटेशन के केस में भी शेप का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, सिर्फ शेप जो है रोटेट होता है। यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आई होगी कि अगर rz इज इक्वल टू az है, लेकिन a का मॉड 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि मान लीजिए कोई फंक्शन है fz जो किसके बराबर, az के बराबर है, वेयर मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, सो ऑब्वियसली a को लिखा जाएगा r e की पावर आइटा थीटा, और z को मान लीजिए r डैश e की पावर आइटा थीटा डैश। तो होगा क्या कि r r डैश ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और थीटा प्लस थीटा डैश हो जाएगा। तो इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मैग्नीफाई भी हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो पहले r डैश पे था वो अब r डैश पे चला जाएगा, प्लस उसका आर्गुमेंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो इस केस में जब a का मॉड जो है 1 के बराबर नहीं है, उस केस में क्या हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है और मैग्नीफाई भी हो रहा है, मैग्निफिकेशन भी हो रहा है। ठीक है, सो क्योंकि हमको सेपरेट पढ़ना था इसीलिए ये कंडीशन लगा दी, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर ये तीनों चीज़ों
क्लियर हो जाएंगी। सो हमारे पास हैं 4 वर्टिसेस, -1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा, 1 प्लस 2 आइटा, -1 प्लस 2 आइटा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन देखिए आप, या फिर मैपिंग देखिए क्या है, मैपिंग है 4iz प्लस 2 प्लस 3 आइटा। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि हमारा बी वाला पार्ट है, यानी कि ये हमारा ट्रांसलेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 4iz है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 4 आइटा जेड। ये आइटा जेड क्या है, ये रोटेशन है। कैसे, देखिए आइटा का जो मॉड है वो 1 है ना, और इसका थीटा कितना है 90 डिग्री π/2। तो ये काम करेगा रोटेट करने का थ्रू व्हाट π/2, और ये 4 है तो 4 क्या करेगा, रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ये इसको मैग्नीफाई करेगा, ठीक है। तो 4 आइटा जेड का मतलब है, 4 आइटा इंटू जेड का मतलब है कि ये जो 4 आइटा है ये इस जेड को 90 डिग्री से बदलेगा और उसको 4 गुना बड़ा करेगा, ठीक है। फिर ये आने के बाद ये जो है 2 प्लस 3 आइटा से ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। 2 कदम रियल की तरफ और 3 कदम इमेजिनरी ऊपर की तरफ, ठीक है। सो क्योंकि पॉजिटिव है तो ये राइट हैंड साइड 2 स्टेप और 3 स्टेप अप साइड, इस तरह से चलेगा जो भी वो शेप है। यहाँ पे वो शेप है रेक्टेंगल, सो यहाँ पे जो शेप है वो है रेक्टेंगल, ठीक है। सो ये पॉइंट कौन सा है, -1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा, 1 प्लस 2 आइटा, -1 प्लस 2 आइटा। सो हमें ये रेक्टेंगल को देखना है कि ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर या फिर इस मैपिंग के अंदर किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं आइटा वाले का पार्ट। सो आइटा जेड, तो ये हुआ रोटेशन, ठीक है, तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। सो आइटा का मॉड, तो आइटा के लिए x कितना होता है 0, y इज इक्वल टू 1, सो मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका r कितना है 1 है ऑब्वियसली। सो मॉड ऑफ a जो है यहाँ पे 1 है, ये चीज़ क्लियर है। थीटा कितना है यहाँ पे π/2 है, ठीक है। सो ये जो हर पॉइंट है, अब देखिए इस चीज़ को करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि यहाँ पे मैं इस शेप को डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकती इसको चलो 90 डिग्री से घुमाते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो शेप है ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको जो है पहला वाला एग्जांपल देती हूँ, मान लो ये वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। कौन सा पॉइंट लिया मैंने, 1 प्लस आइटा का पॉइंट लिया, ठीक है, सॉरी -1 प्लस आइटा। सो -1 प्लस आइटा, इसको एक बार मैं पोलर फॉर्म के रूप में लिखती हूँ। सो -1 प्लस आइटा ये कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, पहले तो इसका मॉड कितना आएगा 1 + 1 √2 आ जाएगा, ठीक है। सो वैसे मुझे इसके मॉड से उतना कुछ मिलेगा नहीं, हम इसका जो है आर्गुमेंट ढूंढते हैं। तो आर्गुमेंट कितना होगा इसका, tan इनवर्स ऑफ y/x 1/-1 यानी कि tan इनवर्स ऑफ -1, ठीक है। सो ये रफली हमारा जो है -π/4 आ जाएगा। रफली का मतलब है आप प्रॉपर्टीज लगा दीजिए। सो tan ऑफ -π/4 इज -1, ठीक है, बिकॉज tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। सो वहाँ से अगर मैं -π/4, तो -π/4 का क्या मतलब होता है कि उल्टी दिशा में, ठीक है, ये उल्टी दिशा में मतलब क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज π/4, तो क्लॉकवाइज π/4 किधर आएगा, इधर कहीं आएगा, ठीक है। ये है अपना -π/4, लेकिन आपको पता है कि ये जो है इसके ये पोजीशन नहीं दे रहा है इसको, ठीक है, क्योंकि जो आर्गुमेंट है वो यूनिक नहीं होते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूनिक होता है लेकिन ये नहीं होता। सो हमें अपनी सुविधा के हिसाब से आर्गुमेंट ढूंढना पड़ेगा। अब वो किधर है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में और ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि हमें इसमें जो है पाई ऐड करना पड़ेगा। वाई, बिकॉज हमें पता है tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो जो आर्गुमेंट -π/4 है, जो थीटा है वो पाई प्लस थीटा भी होता है, पाई प्लस थीटा इज ऑल्सो आर्गुमेंट, ठीक है। सो पाई प्लस थीटा कितना आ जाएगा, पाई -π/4, ठीक है, पाई -π/4 इज ऑल्सो आर्गुमेंट विच इज इक्वल टू 3π/4, ठीक है। सो 3π/4 का क्या मतलब हुआ, 3π/4 यानी कि
3 बार π/4। सो 3 π/4 जो है इसका असली आर्गुमेंट है इस पॉइंट का, ठीक है। तो क्या कर रहा है, जब हम इस पॉइंट को आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका आर्गुमेंट में कितना ऐड कर देता है। तो इसका पहले जो आर्गुमेंट था वो 3 π/4 था, ये बदल के कितना हो जाएगा, 3 π/4 में π/2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि आइटा से मल्टीप्लाई करना मतलब उस पॉइंट को 90 डिग्री से घुमाना, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 5 π/4। और 5 π/4 किधर आएगा, ये हुआ 1 2 3 4 5 इधर। तो यहां पर है आपका, ये एंगल है पूरा 5 π/4, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है ये यहाँ कहीं नीचे आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आ जाता है, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया। सिमिलरली आप जो है इस पॉइंट के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि इसका आर्गुमेंट कितना है, π/4 है। वैसे अंदाजे से नहीं कह रही हूँ मैं, इसका देखिए कितना है, 1 + आइटा है, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ 1/1 कितना, π/4। तो ऑब्वियसली इसका आर्गुमेंट कितना है, π/4 है, और सही आर्गुमेंट है। तो इस π/4 में अगर मैं π/2 ऐड करूँ तो कहाँ जाएगा, ये π/4 में π/2 ऐड करूँ मतलब ये इतना 90 डिग्री ऐड करूँ, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से लेकर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन पहले ऐसी थी, ये लाइन अब ऐसी हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप इन पॉइंट्स के साथ करो, यहाँ पे अभी उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 2/1, जो हमारे पास ऐसे प्रॉपरली आंसर नहीं है, ठीक है। सो उसी तरह से ये भी रोटेट हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये शेप इस तरह से, ठीक है। सो आइटा से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेक्टेंगल इस तरह से घूम जाएगा। तो अभी हमने इसको जो है π/2 से रोटेट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाई करेंगे 4 गुना बड़ा, ठीक है। तो जो ये शेप ऐसा है ये अब 4 गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो आप ये खुद करेंगे, मैं बस आपको आइडिया दे रही हूँ। तो मान लीजिए ऐसा बन गया, ठीक है। तो अब इसका जो साइज है, ये जो लेंथ और विड्थ है, ये 4 गुनी बड़ी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको ट्रांसलेट करना 2 + 3 आइटा से। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या है, 2 + 3 आइटा, इसके जितने भी ये पॉइंट्स हैं, जो भी ये पॉइंट निकला है, ये निकला है, ये निकला है, ये निकला है, इसके रियल पार्ट में 2 को ऐड करना है और इमेजिनरी में 3 को ऐड करना है, ठीक है। सो कहने का ये मतलब हुआ, क्योंकि दोनों ++ हैं, तो ये जो शेप है ये 2 कदम रियल की तरफ, पॉजिटिव की तरफ जाएगा और 3 कदम ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा और थोड़ा सा आगे जाएगा। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ। तो ये जो शेप है यहाँ से यहाँ चला गया। तो पहले आपका शेप इस तरह से था और अब वो ये वाला फाइनली शेप ये S' बन चुका है, ठीक है। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, f(z) = 4 आइटा z + 2 + 3 आइटा है, ठीक है। तो आपको हर पॉइंट के लिए ये f(z) निकालना है। पहले पॉइंट के लिए निकालती हूँ। सो f(-1) + आइटा किसके बराबर होगा, 4 आइटा इंटू -1 + आइटा + 2 + 3 आइटा। ये किसके बराबर होगा, -4 आइटा प्लस ये आइटा है, सो -4 + 2 + 3 आइटा, यानी कितना आ गया ये, -2 - आइटा, ठीक है। तो -1 + आइटा किधर शिफ्ट हो जाएगा, सब कुछ करने के बाद, रोटेट करने के बाद, मैग्नीफाई करने के बाद और ट्रांसलेट करने के बाद वो पहुंच जाएगा -2 - आइटा पे, ठीक है। सो इसी तरह से आप जो है B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट को निकाल सकते हो और फिर प्लॉट कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ इसीलिए बताई कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो आप डायरेक्टली प्लॉट करने के बाद उसका शेप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन इसके अंदर डिटेल में हो क्या रहा है, ठीक है। सो नंबर 1 रोटेशन हो रहा है, नंबर 2 मैग्नीफिकेशन हो रहा है और नंबर 3 ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करने की बात है, देखिए यहाँ पे जैसे 4 आइटा z + 2 + 3 आइटा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप 4 आइटा z करोगे,
यानी क्या कि z को पहले आइटा से या फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि पहले आप इसको रोटेट करोगे या तो मैग्नीफाई करोगे, कुछ भी कर सकते हो, और उसके बाद ट्रांसलेट करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहले उस नंबर को ट्रांसलेट करोगे यानी कि z प्लस बी करोगे और फिर इसको रोटेट और मैग्नीफाई करोगे, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बहुत बार ये गलत आ जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ से भी आप देख रहे हो, पहले आप z को जो है 4 आइटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 2 + 3 आइटा ऐड कर रहे हो। तो मैपिंग के अंडर भी क्या करना है, पहले उसको रोटेट और मैग्नीफाई करना है और तभी जाके उसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, सो जिस तरह से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है इन केस ऑफ रियल यानी कि f ऑफ g, तो इसमें आप क्या करते हो, पहले जो है x का इमेज निकालते हो अंडर g और फिर जो भी आंसर आया उसका इमेज निकालते हो अंडर f। ठीक है ना, ऐसा उल्टा नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई तीसरा भी डाल देती हूँ तो पहले h का इमेज देखोगे अंडर x, ठीक है, सॉरी x का इमेज देखोगे अंडर h, फिर उसका अंडर g, फिर उसका इमेज अंडर f। तो उल्टा पुल्टा नहीं करते हो, वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है। तो ये था लीनियर मैपिंग। और लीनियर मैपिंग की इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो रियल के अंदर होता है वो होता है, वो उसको एक लाइन की तरह दिखाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का लीनियर फंक्शन जो है वो इस तरह की अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है।